नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर टक्कर का ये थर्सडे एडिशन। और आज टक्कर के थर्सडे एडिशन में हम सीधे तौर पे बात करेंगे गुजरात चुनाव की, क्योंकि आज का दिन गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम रहा। आज करीब करीब 89 सीट्स पे वोट डाले गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 3 घंटे का एक 50 किलोमीटर का रोड शो किया और वो रोड शो अभी भी जारी है और 15 विधानसभाएं कवर करी। उसके क्या मायने हैं, उसका क्या इंपैक्ट है और गुजरात में 360 डिग्री क्या मुद्दे रहे हैं, आज हर मुद्दे की चर्चा होगी। कोई रावण कह रहा है, कोई सद्दाम कह रहा है, कोई कह रहा है कि अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अब तो रावण को ले आए हैं रामायण से। तो आज हर विषय पर संपूर्ण चर्चा होगी ग्राउंड जीरो से सीएनबीसी आवाज के टक्कर के इस एडिशन में। श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गुजरात की रण का पहला चरण गुजर चुका है। आज गुजरात की जनता ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। अब 5 दिसंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, लेकिन इस बीच वोट यात्रा विकास के मुद्दे से होते हुए रावण तक जा पहुंची है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस मुद्दे पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। एवी कांग्रेस पार्टी मने गाळो बोलवा माटे रामायणमांथी रावणने लई आई, बोलो। परंतु कांग्रेसनो भरोસો લોકતંત્રમાં નહીં, એક પરિવાર ઉપર છે અને પરિવારને ખુશ કરવા માટે જે કરવું પડે એ કોંગ્રેસમાં ફેશન થઈ ગઈ છે। કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં તો કોમ્પિટિશન ચાલે છે, કોમ્પિટિશન કે કોણ મોદીને વધારે ગાળો બોલે, કોણ મોદીને મોટી ગાળો બોલે અને કોણ મોદીને તીખી ગાળો બોલે, એની સ્પર્ધા ચાલે છે। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात चुनाव में रावण शब्द का प्रयोग किया था। कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है, क्या है। दूसरी ओर चुनाव में अब जिन्ना वाले जिन्न की भी एंट्री हो चुकी है। ओवैसी देश का वो है, नया जिन्ना है और जिन्ना के डीएनए ही इस पे बैठा हुआ। 27 साल से सत्ता पर काबिज बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक के बाद एक बीजेपी के तमाम बड़े नेता रोड शो कर जनता के बीच जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आज अहमदाबाद में रोड शो कर 16 विधानसभा सीटें कवर की। गुजरात चुनाव बीजेपी के लिए साख का सवाल, कांग्रेस के लिए पुनर्जन्म की संभावना की तरह है, तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा मौका। सवाल ये, इनमें से आखिर किसकी मनोकामना जनता पूरी करेगी। आज तकरीबन 79 सीटों में यानी 89 सीट्स पर वोट डाले गए। ये महत्वपूर्ण है कि इन 79 सीटों का क्या रुझान रहेगा। यानी पहला राउंड हो गया है, अब 93 सीटों पर सोमवार को वोट डाले जाएंगे। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद, उनका अभिनंदन है, और प्रवक्ता मेरे साथ अभय दुबे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता। मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल मनन है, AIMIM के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। डॉक्टर अवनीश अवस्थी हैं मेरे साथ, RSS के थिंकर हैं, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं अभय दुबे, और आपको 50 सेकंड का वक्त देता हूं। प्रधानमंत्री 50 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री होने के बावजूद, और भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी ताकत झोंक रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को जितनी ताकत गुजरात चुनाव में लगानी चाहिए थी उतनी ताकत नहीं लगाई गई है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि पूरी ताकत मोदी को गाली देने में लगाई गई है, उनको बुरा भला कहने में लगाई गई है। अमीश देवगन जी, अबे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कई दिनों से गुजरात के हाँ, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप अमीश जी? बिल्कुल आ पा रही है जी, बोलिए।
हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में इतने दिनों तक चप्पे चप्पे पर घूमना ही इसलिए पड़ रहा है कि राहुल गांधी जी के 8 वचन गुजरात के घर घर पहुंच चुके हैं। क्या है राहुल गांधी जी के 8 वचन? अच्छा, कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो 1,38,00,000 डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी के कंज्यूमर्स को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त, यानी 90% लोगों का बिजली का बिल माफ। 53 लाख किसान गुजरात में हैं, उनका 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ। 10 लाख युवाओं की नौकरी पक्की। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, 72 कर्मचारी संगठन जो गुजरात में हड़ताल कर रहे हैं उनका निदान। पुरानी पेंशन योजना कांग्रेस पार्टी फिर से लेकर आएगी। आउटसोर्सिंग जो करके कर्मचारियों को धोखा दिया जा रहा है वो बंद होगा। जी, जी। अब तुलसीदास जी ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई। क्यों कहना पड़ा खड़गे जी को? खड़गे जी को प्रतीकात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को यह उपमा क्यों देनी पड़ी? क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा था कि रावण ने भय से, राजनीति से, प्रीत से माता सीता का हरण किया, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का हरण किया है, झूठ बोलकर, प्रपंच करके। अब मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, क्या ये बताइए कि क्या ये राम राज्य की मैं ग्राउंड जीरो पे हूं अबे जी। अब आपको मैंने सुना, अब आप 10 सेकंड का विराम लीजिए, 10 सेकंड का विराम लीजिए। मैंने आपके कार्यकर्ताओं से पूछा, उन्होंने बोला हमारे तो बड़े नेता ही नहीं आते जी। कौन आया गांधी परिवार से यहाँ प्रचार करने के लिए? राहुल जी सिर्फ 1 दिन आए, 2 दिन आए, क्या आपको लगता है कि उससे आपको चुनावों में कोई बल मिल जाएगा? ये आपका कार्यकर्ता आपसे पलट के सवाल पूछ रहा है। लेकिन आपने 8 वचनों की बात करी, आपने प्रधानमंत्री की बात करी। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है, वो उसका जवाब देंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, कांग्रेस पार्टी पहले तो कह रही थी कि माफ करिए, 5 बजे से पहले प्रधानमंत्री मोदी अगर जाते हैं तो ये उल्लंघन होगा, रोड शो करते हैं तो। लेकिन अब तो 5 बजे के बाद ये रोड शो शुरू हुआ। अब कह रही है कि इसीलिए इतनी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ रही है क्योंकि हार का बहुत डर है भारतीय जनता पार्टी को। तो पहला दौर किसका जोर? अमीश जी, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। ये देखिए अमीश जी, ये थोड़ा इको हो रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा। जी जी, इको में ठीक कराता हूं, बोलिए अपनी बात। समर्थन में जो जनता का अपार स्नेह, समर्थन और उत्साह दिखाई पड़ रहा है, इसके बाद भी यदि किसी को समझ में ना आ सके कि गुजरात की जनता का मनोभाव क्या है, गुजरात की जनता का मंतव्य क्या है, तो मुझे लगता है उन्हें इस बात पे विचार करना चाहिए कि उनकी सोच में कहां गलती है। अरे वो यात्रा जिसका गंतव्य ही गुजरात नहीं रहा, वो गुजरात की जनता का मंतव्य क्या समझेंगे, ये बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जहां तक उन्होंने कहा, तो हम तो वो पार्टी हैं जहां कार्यकर्ता भाव से हर बड़ा नेता, केंद्रीय मंत्री हो या सामान्य कार्यकर्ता हो, हर चुनाव में उसी तन्मयता के साथ लगता है, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हैदराबाद का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव। लेकिन कांग्रेस कह रही है आपको डर है सुधांशु जी। ये तो मोदी जी का, देखिए अब एक बात हम आपसे कहें, डर किसको कहा जाएगा? पिछले चुनाव में राहुल गांधी जी तो गुजरात में जबरदस्त तरीके से यात्राएं कर रहे थे, इस बार वो आए नहीं। किस लिए? क्या इसलिए आए कि उनको लग रहा था कि मतलब जो नहीं आया उसको डर लगता है या जो आ रहा उसको डर लग रहा है? मेरे विचार से ये उनकी सोच का दोष है। वास्तविकता यह है कि इस बार गुजरात की जनता ने निर्णायक रूप से रिकॉर्ड तोड़ जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देने का मन बना लिया है। परंतु देखिए मोदी जी का काफिला देखिए, तो मुझे क्या याद आता है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये नरोदा पाटिया से शुरू हुआ, वही नरोदा पाटिया जहां से मोदी जी को अलग थलग करने, अकेले करने का पूरा जमीन आसमान के कुलाब एक कर दिए थे कांग्रेस ने, और आज देखिए किस प्रकार से जनता उनके साथ है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी ने जब से कमान संभाली तो उनपे तो वो आता है, एक के बाद एक नेता कांग्रेस छोड़ता जा रहा है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। तो दोनों की का सफर और सफर का मुकाम और सफर का अंजाम आज भी दिख रहा है और गुजरात की जनता को समझ। जी अबे दुबे से जवाब लेना जरूरी है। जी अब अबे दुबे, एक कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। लेकिन कोई अगर जीत की शिद्दत से मेहनत ही ना करे उसको क्या कहा जाता है? क्योंकि ज्ञानी आप बहुत बड़े हैं, आप तो
गीता और रामायण दोनों आपने पढ़ी हुई हैं, जैसा आपने कई बार आपके साथ संवाद हुआ, तो जो मेहनत ही ना करे उसको क्या कहा जाता है? जो मेहनत ही ना करे, क्योंकि आप देख रहे हैं 3 घंटे के रोड शो में करीब 15 विधानसभा कवर कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी जी ने जो 3,500 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ की, वो गुजरात पर साबरमती के संत के आशीष से ही प्रारंभ की। तो ये उद्देश्य तो उनका साफ परिलक्षित होता था। और क्या राहुल गांधी जी ने अपने उद्बोधन में कहा गुजरात में कि जो 400 रुपए का गैस का सिलेंडर 1,000 रुपए के पार कर दिया, जो 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार कर दिया, जो 60 और 70 रुपए के खाने का तेल और दाल 200 रुपए के पार कर दी मोदी जी, उसका समाधान हम ढूंढ रहे हैं भारत जोड़ो की यात्रा में। जो आप कहते थे 2 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करूंगा और 12 करोड़ हिंदुस्तान के युवाओं के रोजगार छीन लिए, उस उद्देश्य को लेकर मैं ये यात्रा निकाल रहा हूं। तो फिर ये कहा है तुलसीदास जी ने, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसी नरक अधिकारी, कि जिसकी सत्ता में प्रजा को दुख होगा वो नरक का अधिकारी होगा। अमीश देवगन जी, क्या ये सही नहीं है कि 22 भर्ती परीक्षाओं में, लेकिन एक बात बताइए, अगर इतना बढ़िया था और इतनी मेहनत हो रही थी, तो एक सवाल का जवाब दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे को अभय दुबे जी रावण क्यों कहा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं अब रामायण से रावण को ले आए हैं, और ये सब कुछ एक परिवार के इशारे पे हुआ है, गांधी परिवार के इशारे पे हुआ है। क्या गांधी परिवार के इशारे पे मल्लिकार्जुन खड़गे ने आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गाली दी है? रावण का है जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है। अबे जी 40 सेकंड, सुधांशु जी होल्ड ऑन। अबे दुबे, देखिए अमीश देवगन जी, खड़गे जी ने भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की क्या व्याख्या की? क्या उपमा देते? फिर वो भगवान प्रभु श्री राम के रामराज्य की उपमा देते। क्या है रामराज? जो वचन की मर्यादा के लिए सत्ता को त्याग दे। ये तो रोज झूठे वचन देते हैं और सत्ता का भोग करते जाते हैं। क्या रावण का जो राज था, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, धोखा, अत्याचार और क्रोध, इसको प्रतिबिंबित नहीं करता था? मैं पूछना चाहता हूं कि 2,84,000 केसेस साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के, नार्कोटिक ड्रग्स के और अवैध शराब के गुजरात में नहीं हुए 2020-21 में? एनसीआरबी की रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। 22 भर्ती परीक्षाओं में घोटाला गुजरात प्रांत में हुआ है। गुजरात में प्रत्येक सप्ताह उद्योगों को बंद करने जवाब सुन लेते हैं सुधांशु त्रिवेदी से। जवाब सुधांशु त्रिवेदी जी। मेरा निवेदन है अपनी बोला जाए और किसानों की आमदनी 27 रुपए। ठीक है, आपने अपने वक्तव्य को रखा। अब आपने देखिए, मेरा निवेदन है जो सवाल पूछा जाए उसी का जवाब दे तो बेहतर है। सुधांशु त्रिवेदी, क्यों भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है ये सब कुछ गांधी परिवार के इशारे पे हुआ है? मल्लिकार्जुन खड़गे तो अब अध्यक्ष है, वो गांधी परिवार के इशारे पर क्यों कर रहे हैं? ऐसे ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने सद्दाम हुसैन बोल दिया राहुल गांधी को। कहां से ले आते हैं ये सब कुछ आप? देखिए मैं बताता हूं। पहला तो अभय जी विद्वान व्यक्ति हैं और उन्होंने 1-2 बोले, तो मैं भी एक आपको संस्कृत के नीति शतक का श्लोक बोले दे रहा हूं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी उद्यम करने से, परिश्रम करने से कार्य की सिद्ध होती है। सोते हुए शेर के मुंह में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं जी वो आए नहीं, वो यहां पर बैठे तक नहीं, मगर गुजरात की जनता अपने आप उनको समर्थन दे देगी और चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में आ जाएगा। ये वैसा ही सोच है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जिस प्रकार की घटना की बात है, तो मुझे अमीश जी ध्यान आता कि बचपन में मैंने ये सुना था कि जब अटल जी को जनसंघ का अध्यक्ष बनाया जा रहा था दीनदयाल जी के बाद, तो उनके मन में बड़ा संकोच था। उन्होंने कहा ये कुर्सी मैं कैसे संभालूंगा? तो हमारी पार्टी के उस समय के वरिष्ठ नेताओं ने युवा अटल जी से कहा था कि यह कुर्सी विक्रमादित्य के सिंहासन की तरह है, जो इस पे बैठेगा उसे धर्म की दृष्टि दिखेगी। तो भाजपा की कुर्सी तो वैसी है, और कांग्रेस की कुर्सी मुझे समझ में नहीं आता। कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं सोनिया गांधी जी, तो 2007 के गुजरात के चुनाव में उन्हें मौत का सौदागर नजर आने लगता है। राहुल गांधी जी अध्यक्ष बनते हैं तो कोविड जैसी महामारी उनको मोविड नजर आने लगती है। खड़गे जी अध्यक्ष बनते हैं तो उनको मोदी जी में रावण नजर आने लगता है।
तो मुझे लगता है तो कुछ कुर्सी का दोष है जी। और जहां तक भगवान की बात है, लेकिन सत्ता आपके को नेताओं ने ठोकर मारने की बात सुधांशु है। मुझे आपको रोकना पड़ेगा। सुधांशु जी, एक सवाल के लिए मुझे आपको रोकना पड़ेगा, लेकिन आपके एक सिटिंग सीएम को भी तो राहुल गांधी की दाढ़ी में सद्दाम हुसैन की दाढ़ी नजर आ रही है। क्यों, कहां से ले आते हैं ये महाराज आप लोग? सद्दाम हुसैन दिख गया आप लोगों को राहुल गांधी की दाढ़ी? मैं इसको दोनों बातों का जवाब देता हूं। आपने बहुत सही अप्रोप्रिएट प्रश्न किया है जी सुधांशु अमित जी। पहली बात तो मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि कोई आके खुल के बोले तो कि सद्दाम हुसैन उनकी नजर में इतना खराब और निंदनीय और घटिया व्यक्ति था कि उसकी तुलना करने से इन लोगों का ये मर्माहत हो गए। मैंने आज तक किसी कांग्रेस नेता का सद्दाम हुसैन के खिलाफ कोई बयान नहीं सुना है। जैसे हम कहते हैं कि रावण से तुलना की, हम मर्माहत हो गए। अरे आप बोलिए तो सद्दाम हुसैन से तुलना करने पे हम मर्माहत हो गए, क्योंकि मुझे तो याद है बचपन में 1991 के चुनाव में स्वर्गीय राजीव गांधी जी की रैली में सद्दाम हुसैन की फोटो होती थी। और जो कहां से ले आते आपने पूछा, सद्दाम हुसैन एकमात्र राष्ट्राध्यक्ष है जिसने कांग्रेस पार्टी को तेल के कूपन दिए जब सोनिया जी अध्यक्ष थी। कांग्रेस पार्टी को, किसी नेता को नहीं। और 2006 की वोल्कर रिपोर्ट में ये उजागर होने के बाद उस समय के विदेश मंत्री नटवर सिंह जी को इस्तीफा देना पड़ा था, और नटवर सिंह जी ने इसका पूरा वर्णन अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में कर रखा है। तो भाई हमने तो आपके नेता को कोट किया, आपकी पार्टी को दिए गए कूपन को कोट किया, और आप ही के नेता की किताब को कोट किया। जवाब ले लेते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो सद्दाम हुसैन से संबंध आपका है। ठीक है, अब सुधांशु, अब अभय दुबे का जवाब बनता है। जी 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 जी, सद्दाम हुसैन पे बीजेपी कह रही है बुरा मानने की बात क्या है? आप लोग सद्दाम हुसैन को बुरा थोड़ी मानते हैं। रावण पर कह रहे हैं वो हमने बुरा माना है क्योंकि रावण बुरा व्यक्ति है। जवाब अभय दुबे, पॉइंटेड जवाब, विषय पर आइएगा, मेरा निवेदन है आपसे। बोलिए अभय दुबे जी। अमीश देव, अभय जी। जाकी रही भावना जैसी राहुल मूरत देखी 3 तैसी। राहुल गांधी किसानों को राहुल गांधी मसीहा के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि मोदी जी ने वादा किया था कि आमदनी 2 गुनी कर दूंगा, और 27 रुपए प्रतिदिन आमदनी कर दी, और उनके दोस्त की आमदनी 1002 करोड़ रुपए हो गई। आप याद रखिएगा, रावण का भाई था कुबेर, और लंका भी उस कुबेर ही की थी। तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता का व्यवहार भी वैसा ही है। अरे क्यों ना कहा जाए, अगर आप मुट्ठी भर धन्ना सेठों को, कुबेरों को, तो सारे देश के संसाधन सौंप दें और 12 करोड़ लोगों के रोजगार के अवसर समाप्त कर दें, 84% जनता की आमदनी कम कर दें, 142 लोगों को 30 लाख करोड़ रुपए महामारी की विभीषिका में कमा दे, तो फिर क्या उपमा दी जाए? बताइए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी बताइए कि क्या उपमा दी जाए अगर आप 1 लाख वनाधिकार के पट्टे जिला स्तर पर आदिवासी भाइयों के निरस्त कर दें और मुट्ठी भर धन्ना सेठों को कोड़ियों के भाव गुजरात की जमीन आप सौंप देंगे, तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी? इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। प्रधानमंत्री जी, रोजिट का सरपंच लिखता रहा कि चप्पे चप्पे पर जहरीली शराब बिक रही है, इसे बंद कराइए। फरवरी के माह में 50 लोग काल के गाल में समा गए। और जहां तक परिवारवाद का प्रश्न है, तो आप परिवारवादी हैं कि हम हैं इसका मूल्यांकन गुजरात करें। जयसुख भाई और एवा कंपनी के परिवार को, उनके दामाद को, उनकी बेटी को बचाने के लिए आपने किसको सलाखों के पीछे डाल दिया? जिसको जीवन भर कहते रहे मैं चौकीदार हूं, उस कंपनी, उस मोरवी पुल के चौकीदार को जेल में डाल दिया प्रधानमंत्री जी। तो फिर ये सवाल क्यों ना खड़ा किया जाए? ये प्रतीकात्मक रूप से सत्ता के व्यवहार अबे दुबे साहब ने कही है। जी जी, आपने अपने वक्तव्य को रखा। मेरे साथ डॉक्टर अब्दुल मनन भी है और मेरे साथ अवनीश अवस्थी भी है। सुधांशु त्रिवेदी, 20 सेकंड में जवाब, 20 सेकंड में जवाब, देन अब्दुल मनन एंड अवनीश अवस्थी। 20 सेकंड। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता है ये जिनको बार बार धन्ना सेठ कांग्रेस के नेता कहते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे 2014 से पहले वो गन्ना बेचते थे। अरे जनाब, उनमें से एक दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति आपके दौरे हुकूमत में रह चुके, दूसरे के बारे में अभी राहुल गांधी जी लगा के बोल चुके। मुझे समझ में नहीं आता गुजरात के 2 बिजनेसमैनों से कौन सी ऐसी नफरत है कांग्रेस को कि गुजरात के 2 नेताओं के खिलाफ पड़े हुए, गुजरात के 2 बिजनेसमैनों के खिलाफ पड़े हुए हाथ धो के, जबकि वो तो आपके जमाने में धन्ना सेठ बन चुके थे। इसलिए मुझे लगता है कि हकीकत यह है कि जब गुजरात में फैक्ट्री आई तो राहुल गांधी जी काहे बोले एयरबस की फैक्ट्री गुजरात चली गई? ये गुजरात के विकास से इतना दुराव क्यों है, और गुजरात का नेता हो या गुजरात का उद्योगपति हो, उसके प्रति इतना हिकारत क्यों है? ये मेरी समझ से बाहर है।
अब्दुल मनन, क्या आपको लगता है गाली देकर नरेंद्र मोदी से जीता जा सकता है? देखिए, मनन साहब, हमें तो खुद शर्म आती है कि दो नेशनल पार्टियां भारत की, और इनके पास संस्कार नहीं है। कोई दाढ़ी में सद्दाम हुसैन ढूंढता है, कोई मोदी जी में रावण ढूंढता है। सवाल ये है कि डिबेट इस पे होनी चाहिए कि मोरबी में 140 लोग कैसे मरे, उनकी लाशें कैसी बिछी हुई हों, उसका जिम्मेदार कौन है। डिबेट इस पे होना चाहिए कि पेट्रोल महंगा क्यों है। डिबेट इस पे होना चाहिए कि महंगाई क्यों है। डिबेट इस पे होनी चाहिए कि बेरोजगारी क्यों है। लेकिन आज डिबेट हो रही है दाढ़ी पर, आज हो रही है रावण पर। और दूसरी बात यह है कि आज बड़ा डफली पीट रहे हैं लोग कि आज मोदी जी की रैली बहुत बड़ी रैली थी। सवाल ये पैदा होता है कि एडवाणी जी ने बहुत पहले कहा था कि मोदी जी इवेंट मैनेजर, इवेंट मैनेज करने में अमित शाह मोदी जी की कोई वो नहीं है, सानी नहीं है। सर, अगर जनता ही नहीं होगी, मैं तो गुजरात में ग्राउंड जीरो पे हूँ, अगर जनता ही नहीं होगी तो इवेंट कैसे मैनेज होगा? अगर जनता ही नहीं होगी तो इवेंट कैसे मैनेज होगा? अगर पब्लिक ही नहीं होगी तो रोड शो कैसे होगा? अगर पब्लिक, मैं तो सूरत की तस्वीर देख रहा था बीते कुछ दिन पहले। सूरत के एक बिल्डिंग के आगे से नरेंद्र मोदी को निकलना था और मैंने उसको ट्वीट करा। लोग अपने घरों में खिड़कियों के सामने बालकनियों में खड़े हुए थे, नरेंद्र मोदी की गाड़ी निकलने का इंतजार कर रहे थे। तो आप इस पॉपुलैरिटी को कहां लेके जाइएगा? अब्दुल मनन साहब, आप बार बार बात करें फलाने मुद्दे पे डिबेट होनी चाहिए, धमकाने मुद्दे पे डिबेट होनी चाहिए, लेकिन आज 89 सीट्स पर वोटिंग हुई है। पहला राउंड कंप्लीट हुआ है, दूसरे राउंड यानी सोमवार को 93 सीटों पर वोटिंग हो रही है। क्या आपको लगता नहीं है ये चुनाव में हर मुद्दे, हर व्यक्ति को, हर नेता को उठाने का मौका मिला है और आपने उस मौके का फायदा भी उठाया होगा, पब्लिक को बताया भी होगा। अब तो मतपेटी में वोट डाल दिए गए हैं, यानी ईवीएम का बटन दबा दिया गया है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल से जो लगातार सरकार है और 32 साल से लगभग कांग्रेस की सरकार कांग्रेस सत्ता से बाहर है, और ओवैसी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने चाय पिला पिलाकर मलाई वाली कांग्रेस को निपटा दिया है यहाँ पर? बिल्कुल सही कह रहे हैं ना। आज जो पिच है वो हिंदुत्व की पिच पर एक आदमी जनेऊ बाहर टांगे घूम रहा है, एक आदमी कह रहा लक्ष्मी जी की फोटो लगा दो तो गरीबी दूर हो जाएगा, एक कह रही कि मैं चंडी पाठ कर रही हूँ। तो सवाल ये है कि सब तो हिंदुत्व के पिच पे खेल रहे हैं। कुछ सीडो सेकुलर लोग हैं और कुछ कम्युनल लोग हैं। और जो आज का इवेंट मैनेजमेंट किया है मोदी जी ने, ये तो इवेंट मैनेजर पुराने हैं। ये तो एडवाणी जी पहले से कह चुके हैं कि मोदी इज ए ग्रेट इवेंट मैनेजर। तो ये तो होता रहता है, लेकिन स्वतः जहां असदुद्दीन ओवैसी कदम रख देते हैं, लाखों लोग खड़े हो जाते हैं। तो इससे आप कांग्रेस वालों को डरवाओ। कांग्रेस वाले डरे जिनका कैप्टन जो मैदान छोड़ के बाहर भागा हुआ है। और लड़ाई जो है अगर धर्मनिरपेक्षता के पिच पर हो रही है, अगर संविधान के पिच पर हो रही है, तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी अकेला आदमी है हिंदुस्तान में जो धर्मनिरपेक्षता के पिच पर खेल रहा है, जो आरएसएस को कैसे संविधान के पिच पे खेल रहा है। ना वो रावण के पिच पे खेल रहा है, ना वो सद्दाम के पिच पे खेल रहा है। जी, लेकिन राहुल गांधी तो मार्शल आर्ट की पिच पे खेल रहे हैं। वो तो एक एनर्जी का ट्रांसफर की बात कर रहे हैं और उससे से आरएसएस और बीजेपी को निपटा रहे हैं। मेरे साथ अवनीश अवस्थी भी हैं, मैं उनका रुख करता हूं। जी मनन साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? कंप्लीट करिए, 20 सेकंड देना अवस्थी जी। अरे भाई राहुल जी, खेल मैदान में होता है, मुकाबला मैदान में होता है कि मैदान से बाहर दर्शक दीर्घा में होता है। राहुल जी फिक्स किए हुए हैं, राहुल जी और मोदी जी फिक्स किए हुए हैं कि मैं मैदान से बाहर रहूंगा, मैं दर्शक दीर्घा में रहूंगा। मोदी जी आप बैटिंग करना, और ये टेल एंडर्स को भेज देंगे सब हमारे कांग्रेसी, और सब जो 27 साल से कौन जिम्मेदार है बीजेपी के सरकार लाने के लिए। प्रधानमंत्री इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं अहमदाबाद में ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं। पब्लिक का हजूम है, लेकिन क्या आपको लगता है ये सब कुछ मैनेज्ड है? और ओवैसी साहब की पार्टी कह रही है राहुल गांधी तो मैदान से बाहर खेल रहे हैं, लेकिन वो खेल रहे हैं और एनर्जी ट्रांसफर की पूरी जानकारी दे रहे हैं। योर टेक अवस्थी जी। अमीश जी 2000 नरेंद्र मोदी को आज तक डिकोडिफाइड कर नहीं पाए। 2014 के पश्चात या 2014 के चुनाव से जिस तरीके से भारतीय राजनीति का व्याकरण बदल दिया गया है, उस व्याकरण को समझते नहीं है ये लोग, समझ नहीं पा रहे। अभय दुबे जी टीवी पे बैठ करके 8 वचनों की बात करते हैं, वो 8 लाख वचन कर ले, कुछ होने वाला है नहीं, ग्राउंड पे कुछ कर नहीं रहे।
यहाँ पर ओवैसी साहब आंख बंद कर करके भाषण देते हैं, सामने कुछ देखना नहीं चाहते कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा कोई, तो क्या होगा? यही होगा। 27 साल से कांग्रेस बाहर है और कांग्रेस का ठीकरा किसका फोड़ती है? जो 16 सीटों पर ओवैसी साहब लड़ रहे हैं, अभी ठीकरा ओवैसी साहब पे फोड़ेगी बीजेपी के जीतने का। ईवीएम है, बाकी सब कुछ है। बात बड़ी साफ सी है, जो नरेंद्र मोदी ने गुजरात में जिस मॉडल को रखा और जिस मॉडल को उन्होंने पूरे देश के सामने रखा, न सिर्फ गुजरात की जनता ने उस मॉडल पर विश्वास किया, बल्कि पूरे देश की जनता ने लगातार 2 बार पहले से ज़्यादा अधिक वोट दे करके, मत दे करके उस मॉडल पर अपना विश्वास रखा है, अपना विश्वास कहा है। आप गाली देते रहिए, न सिर्फ मोदी जी को गाली दीजिए, विपक्ष का आरोप है यहाँ कि तो इवेंट मैनेजमेंट है। मोदी जी की 100 वर्षीय अमीश जी, मोदी जी की 100 वर्षीय माता जी तक को गाली दी गई है। एक आम आदमी पार्टी का गुजरात प्रदेश का जो अध्यक्ष है, वो खुलेआम गाली दे रहा है, हिंदुओं को गाली दे रहा है, हिंदुओं के बारे में अपशब्द कहा जा रहा है। कांग्रेस यही कहती है, ठीक है ना? बात बड़ी साफ थी है, इनके लिए एक शब्द नहीं, इवेंट जो गोपाल इटालिया ने बोला था उसको तो कांग्रेस ने भी कंडेम किया था। ऑल सेड एंड डन कांग्रेस ने भी कंडेम किया था, कांग्रेस के केंद्रीय यूनिट ने भी और गुजरात के यूनिट ने भी, कि नरेंद्र मोदी की मां के लिए कांग्रेस ने कंडेम इसलिए किया था, जायज नहीं था। वो कांग्रेस ने कंडेम इसलिए किया होगा कि अरे ये तो गाली देने का एक अधिकार तो हमारा है, आपने कैसे दे दी, ये सोच के किया होगा। वरना कांग्रेस कोई बहुत बढ़िया भाव नहीं रखती, एक बात। और माताजी के बारे में जो कहा है कांग्रेसियों ने, वो भी है, वो भी सब सामने है। बात बड़ी साफ सी है अमीश जी, बात बिल्कुल स्पष्ट है। अगर देश की जनता और देश का प्रधानमंत्री लोकतंत्र में लोगों के बीच जाकर के उनसे समर्थन मांगता है, तो इसको इवेंट मैनेजमेंट कहते हैं। घर बैठे वोट मिलने चाहिए, टेकन फॉर ग्रांटेड समझना चाहिए देश लोकतंत्र में देश की जनता को, कि हम आपके पास नहीं आएंगे, आपने देना है तो दो। बहुत सालों तक चलता रहा ऐसा, अब चलने वाला है नहीं ना ऐसा, अब नहीं हो रहा ऐसा, तो इसको इवेंट मैनेजमेंट कह दिया। आप बताइए, देश के सितारों को, फिल्मी सितारों को पदयात्रा में जी जवाब ले लेता हूं, जवाब ले लेता हूं। अबे दुबे हाथ खड़ा बुलाए जा रहे हैं। अबे दुबे, मैच हो रहा है अहमदाबाद के अंदर, आप गुजरात के अंदर, लेकिन आप बाहर खेल रहे हैं। यही बात एएमएम कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जो एनर्जी पुशबैक की बात सिखा रहे थे राहुल जी, उसके ऊपर आपकी टिप्पणी क्या आपको लगता है उन सब से बीजेपी चुनाव हार जाएगी? क्या आपको लगता है? What was that? देखिए, अमीश जी, पहली बात तो आपने ये बड़ा आंकड़ा रखा है कि 57% मतदान हुआ है। तो मैं बता दूं कि इसके पहले चुनाव में वो 68% था फर्स्ट फेज में, और उसके पहले 71% था। और अवनी जयेश जी को मैं ठीक कर दूं, 2002 में मोदी जी जब चुनाव लड़े, सबसे ज़्यादा 127 सीटें आई थी, उसके बाद कम होकर 117 हो गई, फिर 115 हो गई, और पिछली बार हार की कगार पर आ गए थे। 7 सीटें सिर्फ बहुमत से ज्यादा आई थी। और अभी जहां जिस फेज में मतदान हुआ है, वहां पर गिर सोमनाथ हो, मोरबी हो, नर्मदा हो, डांग, यहाँ पर 7 जिलों में 0 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को, 0, एक भी सीटें नहीं आई। और आप तो जब भी इसी प्रकार के रोड शो का हवाला देते थे, हजारों लोग जुट रहे हैं। लेकिन ये सवाल आपसे, आप पिच से बाहर है, आप मैदान से बाहर है, ये बीजेपी आपसे नहीं पूछ रही है, ओवैसी साहब की पार्टी भी पूछ रही है कि आपने बीजेपी को टर्फ दे दिया है जीतने का, खेलने का। ये ओवैसी साहब की पार्टी पूछ रही है आपसे। अमीश जी, और असाउद्दीन ओवैसी ने बोला कि आप लोग नरेंद्र मोदी चाय पी कर आपको 27 साल से हरा रहे हैं, वो भी मलाई वाली। बोलिए, क्या बोलिएगा? और आपके नेता बाहर प्रचार कर रहे हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, चुनाव गुजरात में भैया। जी सर। अमीश देवगन जी, आपको ये छोटा रिचार्ज कहते हैं ओवैसी जी की पार्टी। मैं ओवैसी जी को कहता हूं कि भाजपा की प्रीपेड सिम है ये। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी सूची देती है, वहां पर ये चुनाव लड़ने जाते हैं और पोलराइज कराते हैं चुनाव को। और कोई अब्दुल मनन रिएक्ट कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी, मैं आपको बता रहा हूं। अब्दुल मनन 30 सेकंड। अब्दुल मनन 30 सेकंड। अब्दुल मनन कुछ कहना चाह रहे हैं। अब्दुल मनन, ये बताइए आप, अमीश जी, ये बताइए आप कि पिछले 27 सालों से ये हार रहे हैं। इससे पहले एमआईएम क्या वहां चुनाव लड़ी थी क्या? शर्म से डूब मरो यार। पिछली बार जो है कि सारी की सारी पार्लियामेंट की सीटें गुजरात में तुम हार गए। अरे कहां की आप हार पार्टी गए, हो आप? मेरे मुंह से गलत निकल गया।
तेलंगाना की तो जो ओल्ड है वहाँ ओल्ड वैसी मौजूद थे क्या? हैदराबाद अरे की शर्म करो 8 यार। विधानसभा लड़ते हो। गुजरात में हो रहा है, तुम्हारा यहाँ आदमी 2 दर्शक गुना दीर्घा में सीटें घूम लड़ रहा रहे है, हो। महाराष्ट्र भारत में घूम रहा है। जहाँ अरे जहाँ मर्दों की जाते तरह हो मैदान में जैसे वैसी खड़े हुए हैं वैसे तुम भी देश आओ पूरा ना, देख मोदी रहा के है सामने ये। खड़े हो ना, काहे को इधर उधर ये भागे फिर रहे हो? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, दूसरी जो राजनीतिक दल है प्रतिपक्षी जी। उनके खिलाफ ये क्यों लोग भारतीय बोलते हैं। जनता पार्टी अब बात भारतीय जनता पार्टी के अमित जी सुधांशु जी से भारतीय मैं जनता सवाल पार्टी के पूछ जवाब रहा में हूं। अंतर बोलते ही हैं। सुधांशु त्रिवेदी काफी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ऑन स्क्रीन काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। सुधांशु जी मेरा पॉइंटेड सवाल है। देखिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम तो वो कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए, लेकिन क्या आपको लगता है ओवैसी जी जो सवाल बोल रहे हैं, उनकी पार्टी जो सवाल पूछ रही है कि राहुल गांधी मैदान से बाहर क्यों खेल रहे हैं, बीजेपी ने भी इसको गाये बगाए उठाया कि मैदान के बाहर क्यों है, लेकिन राहुल गांधी का स्टाइल कुछ अलग है। हालांकि आप तो खुद एक केमिकल इंजीनियर हैं, वो एनर्जी का पुशबैक से बीजेपी और आरएसएस को निपटाने की बात कर रहे हैं। दैट इज हिज स्टाइल। देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं, जो एमआईएम के बारे में बात कही जाती है, जब से एमआईएम का जन्म हुआ है, पूरे भारत में जितनी विधानसभा सीटें हैं उसमें 1.3% सीटों पर एमआईएम ने चुनाव लड़ा है, और कांग्रेस पूरे भारत से लगभग साफ हो गई, या 2 राज्य बचे हैं। तो 1.3% सीटों पे वो सारा ठीकरा फोड़ रहे हैं अपनी हार का। दूसरी बात, अभय जी कह रहे थे कि बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलते। ये बताइए, ओवैसी का वो बयान याद है कि जब मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे, योगी मठ में चले जाएंगे, तब तुम्हें बचाने कौन आएगा? बचाने कौन आएगा किसके लिए बोले थे? जनता के लिए या भाजपा समर्थकों के लिए ही तो बोले थे ना। और दूसरी बात, अभी जो अब्दुल मन्नान बोल रहे थे, ये जनाब बोल रहे थे कि साहब हिंदुत्व की पिच पे बैटिंग। जनाब, हिंदुत्व की पिच नहीं, 70 साल से पिच तैयार की जा रही है मुस्लिम परस्ती की। नेहरू जी ने कहा था मैं मदरसे खुलवा दूंगा, तो इंदिरा जी ने 1970 में कहा मैं पर्सनल लॉ बोर्ड ला दूंगी, तो राजीव गांधी ने आके कहा मैं शाहबानो केस में शरिया को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कर दूंगा, तो मुलायम सिंह ने कहा मैं गोली चलवा दूंगा, तो जब नरसिम्हा राव आए उन्होंने कहा मैं वक्फ बोर्ड लाके सारी संपत्तियां आपकी करवा दूंगा। उसके बाद सुनिए तो, अरे सुनिए तो, जब मनमोहन सिंह जी आए तो उन्होंने कहा देश के संसाधनों पे पहला हक दिलवा दूंगा, और फिर राहुल गांधी जी ने कहा मैं हिंदुओं को आतंकवादी करवा दूंगा। सुनिए तो अमित जी, ये सारी पिच सजाई कांग्रेस ने 60-70 साल में। अब ओवैसी आ गए बैटिंग करने के लिए, तो क्या करें भाई? आप ही ने तो मैच का रूल ये चेंज किया था। ये मुस्लिम परस्ती की, बल्कि मुस्लिम समाज के लिए नहीं कह रहा हूं, कट्टरपंथी मुस्लिम परस्ती की इन लोगों ने एक जवाबी कव्वाली 60-70 साल से चला रखी थी, और ओवैसी जैसे नेता उसी की उपज हैं। जैसे 100 साल पहले चाहे जब जिन्ना ने कहा था मैं महात्मा गांधी को महात्मा नहीं बोलूंगा, तो कांग्रेस मान गई। फिर उसने कहा मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, तो कांग्रेस मान गई। फिर उसने कहा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए, कांग्रेस मान गई। तब जिन्ना ने कहा आप कांग्रेस को वोट मत दो, मेरे साथ आओ। ये ओवैसी आप ही की उपज है और आप ही के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। अमित जी, लेकिन क्या आपको लगता नहीं है, आप बार बार बीजेपी पे आरोप लगाते हैं अभी दुबे कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। मैं आपके 2 नेताओं का नाम लेता हूं। चंदन ठाकुर, मुस्लिम समाज ही देश और कांग्रेस को बचा सकता है। इंद्रजीत परमार, हिंदू इलाकों में डिस्पेंसरी की मैं इजाजत नहीं दूंगा, मैं इतना वादा आपको करता हूं। तो कौन कर रहा था हिंदू मुसलमान? 2000 जब अमित शाह ने बोला 2002 के बाद से कर्फ्यू क्या होते हैं लोग भूल गए हैं, ऐसा सबक सिखाया गया, तो आपने बोला ये चुनाव से ऐन पहले पोलराइजिंग इफेक्ट है। अब कौन कर रहा था? चंदन ठाकुर और इंद्रजीत परमार किसको पोलराइज करने की कोशिश कर रहे थे? जवाब बता दीजिए। और ओवैसी कौन सा वोट बैंक कहा रहे हैं आपका? ओवैसी से दिक्कत क्या है आपको? बिहार से लेकर गुजरात तक किस वोट बैंक को ओवैसी आपको इफेक्ट करते हैं, बताइए। अबे अमीश देवगन जी, ये तो मुंह में राम बगल में छुरी है। सैफुल्ला फारूक जैसे आतंकवादियों को टिकट किसने दिया कश्मीर के वार्ड नंबर 33 में? तारिक अहमद मीर दुर्दांत आतंकवादी विधानसभा का चुनाव भाजपा ने लड़ाया कि नहीं लड़ाया? तालिब हुसैन, सुबह गुजरात पर भी आ रहा हूं, सुन तो लीजिए। अमित शाह साहब अभी बंजारावास में गुजरात पे राहुल का स्टेटमेंट सुनिए। 3 जिलों में भीषण दंगे हुए रामनवमी पर। चंदन ठाकुर पे आइए, गुजरात परमार पे आइए, और ओवैसी कौन सा वोट बैंक आपका खा रहा है वो बताइए। ओवैसी कौन सा वोट बैंक ले रहा है आपका, बोलिए ना। राहुल कह रहा है कि 3 आप कहते हैं बिहार के अंदर हमारी सीटें इसलिए कम होगी क्योंकि ओवैसी ने आपके वोट खा लिए। अब यूपी में क्या हुआ? कहते दंगे नहीं यूपी हुए। में आपकी 2 आई,
आप किसने वोट खाया आपके? 2000 दावते इस्लामी के दान पात्र अहमदाबाद में मिले। कराइए एनआईए से जांच। नहीं साहब, क्योंकि चुनावों में फर्क पड़ जाएगा। अरे तो बहुत सिलेक्टिव। और जो मैं बता रहा हूं, 8 साल में क्या किया इन्होंने। कांग्रेस पार्टी ने तो अपने 70 साल में 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया, 15 करोड़ आदिवासी भाइयों को जल जंगल जमीन का अधिकार दिया, करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। इन्होंने इनके धन्ना सेठों को एक के बाद एक, मेहुल भाई, नीरव भाई, संजय बंधु, ऋषि अग्रवाल, 5,35,000 करोड़। प्रॉब्लम यह है कि आपका जो 2016 में संवाद करते थे वही आप 2017 में करा, आपने यूपी हारा। 2018 में आपने करा, 2019 में करा, आपने देश हारा। 2022 में करा, आपने यूपी हारा, 5 स्टेट आप हारी। आपका संवाद की सीमा वही है। महंगाई, धन्ना सेठ, इसके अलावा की कहानी नहीं है। आप मुझे बताइए ओवैसी आपका कौन सा वोट बैंक खा रहे हैं? जब इशरत जहां को आतंकी माना गया, तब कौन सा वोट बैंक था? किस वोट बैंक को बचाने के लिए गुजरात के अंदर वो हो रहा था? इशरत जहां को जब आतंकी की बात हुई तो किस वोट बैंक को बचाने की बात थी? ये देश पूछेगा आपसे। अभय दुबे जी, इससे बचा नहीं जा सकता। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, क्विक रिप्लाई। किस वोट बैंक की बात है ये किस वोट बैंक का इतना रोना है? ये समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस, टीएमसी से लेकर आरजेडी एक ही रोना रहते हैं। ओवैसी आगे। ये कौन सा ऐसा वोट बैंक है जिसका रोना सबको रोना पड़ता है? देखिए, मैं वोट बैंक किसको यूज कर रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं। अभी जो इन्होंने बोला आतंकवाद की बात, ये जाकिर नायक की इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को, अरे जनाब कितना पैसा मिलता था इनके जमाने में, हमारे जमाने में आके बैन हो गई। ये तक सुनने में आया था कि उसने राजीव गांधी फाउंडेशन को भी दिया था, बाद में चेक लौटा दिया राजीव गांधी फाउंडेशन ने, और वो कतर में चला गया है, हमसे डरकर भाग गया। इसके बावजूद भारत सरकार ने कतर सरकार से जब आपत्ति दर्ज की तो कतर ने सफाई कर भाजपा की सरकार, परंतु उस जाकिर नायक को शांति का मसीहा दिखाई पड़ता था कांग्रेस में। इशरत जहां को बेटी नजर आती थी, हाफिज में साहब नजर आता था, ओसामा में जी नजर आता था, बुरहान वानी में भटका नौजवान नजर आता था, अफजल गुरु में हालात का मारा नजर आता था, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती थी, और भारत के सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता था। ये तो कहते थे देशद्रोह का कानून यानी आतंकवाद विरोधी कानून खत्म कर देंगे। ये लड़ाई लड़ रहे थे आतंकवाद से। इसलिए देश की जनता को आपकी नियत और हमारी नियत में अंतर पता। इसीलिए मोदी जी ने बोला था कि आप तो आतंकवादियों के साथ भी जोड़ने के लिए, मैं कह रहा हूं, मैं मुस्लिम समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जवाब देना चाहता हूं। ये बताइए, डॉक्टर कलाम के साथ आप नहीं खड़े, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ आप नहीं खड़े, वीर अब्दुल हमीद के साथ आप नहीं खड़े, ब्रिगेडियर उस्मान के घर पे कोई नहीं जाता, सिर्फ अपराधी और आतंकवादी मुसलमानों के घर पे जाते हैं। तो कट्टरपंथी आतंकवादी विचारों से पोषित लोगों के द्वारा अपने वोट बैंक की राजनीति का आप समाधान चाह रहे हैं। ये आपने नुकसान तो किया ही, देश का बड़ा नुकसान। अभय दुबे का जवाब। सुधांशु, अब यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु जी, मेरा निवेदन स्वीकार करें प्लीज। ओके, अभय दुबे 30 सेकंड, देन अवनीश अवस्थी। वोट बैंक पर वो बोलना चाह रहे हैं। देखिए, अभय जी बोलिए प्लीज। जाकिर नाइक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार में जम्मू कश्मीर का राजकीय अतिथि था। मसर्रत आलम को किसने छोड़ा? मुस्लिम लीग के साथ किसने सरकार बनाई? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, बताइए, सिंध में मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा सावरकर जी की पार्टी ने बनाई। भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक के साथ सरकार बनाई, जिसने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी मीनारे पाकिस्तान गए, जहां पर यह प्रस्ताव पढ़ा गया था। नरेंद्र मोदी जी चिट्ठी लिखते हैं, प्रेम पत्र 2021 में इमरान खान को कि पाकिस्तान के स्थापना दिवस की समूचे पाकिस्तान को बधाई। कौन गया था वहां पर केक काटने? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पठानकोट पर आतंकी आईएसआई को किसने आमंत्रण दिया था? बुरहान वानी को कौन कह रहा था कि ये तो एक हादसा था? भारतीय जनता पार्टी का उप मुख्यमंत्री आसिया अंद्राबी को ब्रांड एम्बेसडर को लेकर असुरक्षित हो जाती है। बता दीजिए आप, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बुरा मानने वाली क्या बात है? जैसे ही राहुल गांधी किसी मंदिर जाते हैं तो आरएसएस और बीजेपी कहते रखती है ढोंगी हिंदू। क्यों? अमीश जी, आप मुझे जवाब देने का अवसर तो देंगे ना। 10 सेकंड के बाद आप ये तो नहीं कह देंगे कि अभय दुबे जी आपकी बात का जवाब देंगे। अभय दुबे जी ने मेरा नाम लिया और अभय दुबे जी ने कहा कि 2002 से लेकर के 2017 तक कैसे बीजेपी की सीटें कम होती की सरकार बनी रही।
मुझे एक बात याद आई, किसी घर में कोई गया और उसने कहा अपने बच्चे को, आज बेटे जरा 2 का पहाड़ा सुनाओ, तो सुना रहा था 2 दूनी 6। तो पिताजी ने उसकी बहुत शाबाशी दी और कहा बेटे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। उसने कहा आप इसको बहुत अच्छा कह रहे, 2 दूनी 6। क्या कल तक तो 2008 कह रहा था, मैं इसकी प्रोग्रेस ना देखूं मैं इसकी? 2 दूनी 8 से लेके 2 दूनी 6 तक तो आया है। बात बड़ी साफ सी है। पिछली बार कांग्रेस की मॉरल जीत थी, राहुल गांधी ने कहा था हमारी ये मॉरल जीत है। आप मॉरल जीत पर, मॉरल विक्ट्री पर आप मजे करते रहें जी बोलिए। और किसी को भी बी टीम कहें, आप ओवैसी को बी टीम कहें बीजेपी की, ओवैसी छोटा रिचार्ज को बी टीम कहे बीजेपी की, लेकिन एक बात तो सच है ना उभय जी कि ए टीम तो बीजेपी ही है ना। ए टीम में तो आप कहीं नहीं आते ना, ए टीम बीजेपी है। एक बात। दूसरी बात बड़ी साफ सी है, आपने जवाब नहीं दिया कि आपका एक उम्मीदवार ये कहता है कि मैं हिंदू कॉलोनी में यहाँ पर डिस्पेंसरियां तक नहीं बनने दूंगा, और आपको शर्म भी नहीं आई ये कहते हुए कि मैं उसकी इस भावना का विरोध करता हूँ इसका। इतनी शर्म भी नहीं बची आप में। दूसरा कहता है कि मुस्लिम ही बचा सकते हैं देश को, मुस्लिम कांग्रेस को बचा सकती है, कांग्रेस मुस्लिम को बचा सकती है। आपको बिल्कुल नहीं लगा कि कम से कम यहां बैठ करके कहते नहीं जी उसका व्यक्तिगत बयान था, मैं उसका विरोध करता हूं? इतना भी नहीं कह सकते आप। कमलनाथ। वक्त एक ब्रेक का है, देखते रहिए सीएनबीसी आवाज पे टक्कर आप, और टक्कर में आज हम ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। जेपी नड्डा से हमने गुजरात चुनावों पर जो बात करी उसका रुख करता हूं, आइए आपको सुनाते हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार मैं छू भी पाऊंगा और इस बार मैं मुख्यमंत्री भी बनवा लूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि ही हैज लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी। ये क्या प्लानिंग थी जिसमें आपने पूरा मंत्रिमंडल गुजरात के अंदर बदल दिया? गुजरात में हमारा इतने सालों से काम है, वहाँ एक तरीके का एक्सपेरिमेंट ये भी करके देखा। लेकिन आपका आइडिया लेके कांग्रेस ने भी चन्नी साहब को पंजाब में बना दिया और देखिए क्या हाल हुआ। देखिए ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट होता है। गुजरात में 2002 से लगातार विधायकों के टिकट काटे गए हैं, ये क्या बताता है? और आपने पीछे पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया था गुजरात का। देखिए मैं आपको सब बताऊं, ये जीवंत पार्टी है, ये हर दिन हर पल नए ढंग से सोचने की तरीके से काम करती है जी, और ये रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है और पार्टी है। तो ऐसी पार्टी में नए लोगों को चांस देना ये हमारा उद्देश्य होता है। आफ्टर ऑल ट्रांसफॉर्मेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो 5 साल की अवधि के बाद 15%, 20% नए लोगों के नए चेहरे आना, आखिर पार्टी नहीं तो एक तरीके से स्टैग्नेंट हो जाएगी और डॉर्मेंट हो जाएगी। तो वो हमारा उद्देश्य होता है और उसको गुण दोष के आधार पर हम करते हैं। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा चांस मिल सके हम कोशिश करते हैं, जीतना हमारा क्राइटेरिया। आप कहते हैं ये मतलब आपकी चुनाव लड़ने की रणनीति है जिससे आप नए चेहरे? रणनीति चुनाव लड़ने की नहीं है, ये पार्टी को चलाने की रणनीति है। हमने देखिए महीशी लोगों को इसको ध्यान में नहीं रखते। 45 साल से ऊपर का कोई आदमी जिला अध्यक्ष नहीं रखा है, इंटेंशनल है। 30 साल से ऊपर का कोई हमने युवा मोर्चा का अध्यक्ष नहीं रखा है, इंटेंशनल है। संविधान में कहां लिखा हुआ है, लेकिन हमने नहीं रखा है। तो उसी तरीके से ये क्या प्लानिंग थी जिसमें आपने पूरा मंत्रिमंडल गुजरात के अंदर बदल दिया? गुजरात में हमारा इतने सालों से काम है, सबसे पुराना काम है, और वहां पर लोगों को साथ लेकर के उनका आशीर्वाद हमारे को मिलता है। वहां एक तरीके का एक्सपेरिमेंट ये भी करके देखा। पिछली बार हमने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी के चुनाव में पुरानों को किसी को भी टिकट नहीं दिया, ये एक्सपेरिमेंट किया ना हमने, उसका फायदा हुआ दिल्ली के अंदर। हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो आपको लगता है गुजरात में इसका फायदा मिलेगा आप लोगों को? निश्चित रूप से जो भी सोचेंगे। देखिए पार्टी नए ढंग से आगे तो चलेगी ना। लेकिन आपका आइडिया लेके कांग्रेस ने भी चन्नी साहब को पंजाब में बना दिया और देखिए क्या हाल हुआ। ऐसा है ना, अब कांग्रेस पार्टी देखिए ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट होता है। तो वो अगर हमारी नकल करके चलेंगे तो उनको मुबारक, मैं उसमें क्या कहूंगा। जी कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगाया, जयराम रमेश कहते हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में बीजेपी की बी टीम है और कांग्रेस के वोट काटेगी और बीजेपी का वोट शेयर पर उसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा और बीजेपी की सीटें बढ़ जाएंगी। इस आरोप का आप क्या जवाब देते हैं? देखिए हम अरविंद केजरीवाल एक तरफ आप बोलते हो वो उसने आपको टक्कर यहाँ दी, वो दी, दिल्ली में दी और इस तरीके से टक्कर दी, और जहां वो टक्कर नहीं दे पा रहे हैं वहां उनको हमारी बी टीम बना रहे हो। देखो दोनों तरफ से हमको आप मत कहिए, ये उनको सोचने का विषय है कि उनको वो नुकसान कितना पहुंचा रहे हैं, ये उनके सोचने का विषय है, वो सोचे।
अरविंद केजरीवाल ने भी राजनीति का मौसम को गर्म कर दिया है। वो गुजरात में तो टाल ठोक रहे हैं, क्या वो बीजेपी के लिए चिंता की बात है जिस तरह से गुजरात में एग्रेसिव हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल? वो कब एग्रेसिव नहीं हुए और कब उन्होंने कौन सी बात झूठी बात को बहुत भोले अंदाज में नहीं कहा? वो कहते हैं झूठ मेरे ऊपर ठहरा थोपा जाता है, वो कहते हैं शराब कांड झूठ है, वो कहते हैं कि बीजेपी र्यूमर मॉन्गरिंग कर रही है, अफवाहें उड़ा रही है उनके बारे में लगातार। अगर इस तरह की बातचीत है तो जो प्रश्न भारतीय जनता पार्टी ने उठाए हैं उसका जवाब क्यों नहीं देते? 2% का कमीशन को 12% का कमीशन का जवाब क्या है? उसमें से 6% के किकबैक पर जवाब क्या है? स्टिंग ऑपरेशंस भी हुए हैं, सारी चीजें सामने भी आई हैं, उनका तो कोई उनके पास जवाब नहीं है। वो कह रहे मनीष सिसोदिया को फंसाया जा रहा है। और शिक्षा के नाम पर चर्चा करने वाले लोग शराब के घोटाले में इतने घटिया काम में लगे रहे और इस तरीके से दिल्ली को बर्बाद करने में लगे रहे, इसको अगर हम सामने रखते हैं तो इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्यों अरविंद केजरीवाल ने आज दिन तक एक्साइज पॉलिसी में चेंज के बारे में वक्तव्य क्यों नहीं दिया? और सबसे और जो हमने चार्ज लगाया उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक्साइज पॉलिसी को वापस लिया कि नहीं लिया? तो पर वो कहते दुनिया की सबसे बड़ी एक्साइज पॉलिसी थी, वही र्यूमर मॉन्गरिंग कर दी बीजेपी ने। भैया तो आपने जवाब क्यों? अब मैं र्यूमर मॉन्गरिंग, मेरे प्रश्नों का जवाब दे दो ना। 2 से 12% क्यों किया तुमने, इसका जवाब दे दीजिए। आप कह रहे दिल्ली में शराब कांड बहुत बड़ा कांड, बहुत बड़ा कांड है और ये कांड ही नहीं है, ये एक तरीके से माफियाओं का संरक्षण है और वहां की माताएं बहनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको समझने की जरूरत है और हम जनता को बताने वाले हैं। आप क्योंकि अब राहुल गांधी की बात करनी जरूरी होती है, राहुल गांधी को आप सीरियस लीडर नहीं मानते थे, लेकिन वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं जिसमें 3,500 किलोमीटर की वो यात्रा कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी में ये बदलाव जो है ये बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों के लिए चिंता की बात हो सकता है? देखिए, स्पेशली कर्नाटक, देखिए वो उनकी पार्टी है और वो खुद नेता है, वो कोई एक्टिविटी करते हैं, अच्छी बात है। मुझे तो खुशी हुई कि चलो घर से बाहर निकले, ट्विटर से बाहर निकले, फेसबुक से बाहर निकले, धरती के साथ जुड़ने का प्रयास किया है। लेकिन ये जो भारत जोड़ो यात्रा की आप बात करते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं देखिए पॉलिटिक्स में अ लीडर इज नोन बाय व्हाट ही स्पीक्स और वही कंटेंट उसके इंटेंट को बता देता है, वही कंटेंट उसके इंटेंट को बताता है। अफजल तेरे कातिल जिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, ये नारे जेएनयू में लगते हैं। और अफजल गुरु कौन है? अफजल गुरु वो है जो मास्टरमाइंड है पार्लियामेंट के अटैक का। उसको फांसी की सजा किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने। तो सुप्रीम कोर्ट का जज कातिल है, उसको अपहेल्ड किसने रखा? भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। तो प्रणब मुखर्जी जी भारत के राष्ट्रपति कातिल हैं। राहुल गांधी दूसरे दिन जेएनयू जाते हैं और इनके साथ खड़े हो जाते हैं और इनके साथ चलते हैं और वहां नारे क्या लगते हैं? भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे लोग भारत जोड़ने चले हैं, इसका जवाब दे सकता है कोई? बहुत बहुत शुक्रिया जगत प्रकाश नड्डा जी, आपने न्यूज़ 18 से बात करी, सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद अमीश जी।